इनमें कोई बताना है तो बताइए, बोलो। 11, आइए 11 में चलते हैं। और कह रहे हैं अ मर्चेंट परचेज अ नंबर ऑफ कोट्स each at a price of each at the same price with a total of $720. He sold them at $40 each, thus realizing a profit equal to his cost of 8 coats. How many did he buy? करे कोई व्यापारी है, उसने कोट खरीदे, लेट कितने परचेज किए? एन कोट्स। द मर्चेंट परचेज एन कोट्स। टोटल कितना रुपए लगा? ईच एट द सेम प्राइस, सब बराबर प्राइस, टोटल $720 लगा। तो एक कोट कितने में पड़ा? 720/n। ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट क्या करें? ही सोल्ड देम एट $40 ईच। एन कोट से उसको $40 में बेच दिया, कितना पैसा मिलेगा? 40 टाइम्स एन। एक कोट को उसने $40 में बेच दिया, तो टोटल कितना पैसा मिला? 40 टाइम्स एन। दस रियलाइजिंग अ प्रॉफिट, इतने में बेचा, खरीदा कितने में? $720। 720 घटा दोगे तो ये क्या आ गया? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आ गया। अब जितना भी प्रॉफिट आया, क्या करा? 10 रियलाइजिंग अ प्रॉफिट इक्वल टू हिज कॉस्ट ऑफ 8 कोट्स। अगर 8 कोट और खरीदने हैं तो 8 कोट कितने, एक कोट खरीदने में कितना पैसा लगेगा? इतना। पर कोट कॉस्ट क्या पड़ेगी? 720/n। 8 और खरीद सकते हैं, इतना प्रॉफिट हो गया, 8 और खरीद सकते हैं, तो 720/n। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेना है। मल्टीप्लाई कर दोगे, 40n² माइनस 720n इज इक्वल टू 8 टाइम्स 720। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। देखना कितने से भाग दिया जाए। 8 का भाग दे दें, 8 × 45, 5n²। 8 का भाग दोगे 90n, 8 का भाग दोगे इधर माइनस 720 इज इक्वल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फटाफट n की वैल्यूज निकालो। बताया गया था a का साइन कैसा है? पॉजिटिव। c कैसा है? नेगेटिव। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद a एंड c अपोजिट साइन हैज रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। दो रूट्स होंगे, अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा रूट नेगेटिव होगा। तो ये हमने देख के ही बतला दिया। चलो रूट्स बताइए, बताइए रूट्स। भाई इसको ब्रेक कर लो। 5 इंटू माइनस 570, इसको ब्रेक करना है। इससे आप क्या करो? 120 अलग कर लो। 12 छंग 72, 6 बचा, इंटू माइनस 30। चेक करिए सही है कि नहीं। इन दोनों को जोड़ दोगे 90 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसके लिए ब्रेक हो रहा है। 5n² माइनस 120n प्लस 30n माइनस 720 इज इक्वल टू 0। कॉमन लोगे, कॉमन लोगे, 5n कॉमन लोगे, n माइनस कितना आ जाएगा? 24 पंचे 120, 24 आएगा। 30 कॉमन लोगे, 24 या 72, फिर से क्या आ गया? n माइनस 24। n माइनस 24 कॉमन ले लोगे, n की दो वैल्यूज आ गई, -6 and 24। क्या नेगेटिव नंबर ऑफ कोट्स हो सकते हैं? तो कितने कोट हुए? 24 हो गया। एक मैंने बता दिया। ऐसे ही एक दो सवाल और पूछ सकते हो, जल्दी पूछें। 12 नंबर, आइए 12वां नंबर चलते हैं। बारहवें नंबर में हम लोग
12th नंबर में क्वेश्चन को समझना है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है इक्वेशन में। अ ग्रोसर बॉट अ नंबर ऑफ cans of corn for $14.4. Later, the price increased 2 cents. 2 cents का मतलब 2%. A can. As a result, she received 24 fewer cans. प्राइस बढ़ जाने से अब अगली बार उसको 24 कम कैन मिलेंगे फॉर द सेम अमाउंट ऑफ द मनी। हाउ मेनी कैन्स वर in his first purchase? What was the cost per can? करेंगे a grocer bought a number of cans of corn for $14.4. Let n be the number of cans. Number of cans. कितना पैसा लग रहा है? द टोटल मनी, परचेजिंग मनी कितना पैसा लग रहा है? $14.40। प्राइस पर कैन, एक कैन को खरीदने में कितना पैसा लग रहा है? n से भाग दे दोगे, 14.4 बाई n। लेटर द प्राइस इंक्रीज 2% अ कैन। बाद में प्राइस 2% बढ़ जा रही। आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस क्या होने जा रहा है? आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस बढ़ जाने के बाद बाइंग प्राइस पर कैन अभी क्या थी? 14.40 बाई n। कितने परसेंट बढ़ रही है? 2%। 2% का मतलब क्या हो गया? 0.2। इतना आपने और ऐड कर दिया। 2 सेंट्स मतलब 2%, 2/100 मतलब 0.2। As a result, she received 24 fewer cans for the same amount of the money. अब जब प्राइस बढ़ गई, मान लो उसको ये लिख दिया गया, अमाउंट उतना ही है, पर कैन प्राइस बढ़ गई। पहले कितने कैंस खरीदे थे? n। अब अगर खरीदते तो कितने मिलते? n-24, 24 कैन कम मिल रहे हैं। अगर पूछा जाए कि अब इस नई बाइंग प्राइस से, जो नई कीमत है, उससे हम लोग को फिर से कैंस खरीदने, टोटल अमाउंट कितना है? इतना। इसी में भाग दे दोगे 14.4 में, ये जो कुछ भी आया इसका भाग दे दोगे 14.4 बाई n प्लस 0.2। जो भी कैंस आएंगे वो कम हैं पहले से। कितना? 24। क्योंकि आपने ज्यादा से भाग दिया तो वैल्यू क्या आ गई? कम। पहले कितने कैन आ रहे थे? n। अब कितने आ रहे हैं? इतने। n में से इसको घटा दोगे तो ये कितने कम आएंगे? 24। पहले आप n कैन खरीदे थे, अब प्राइस बढ़ जाने से कैन कम खरीदोगे, तो n से जितने कैन अब खरीदो घटा दोगे तो क्या आंसर आना है? 24। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, n को सॉल्व कर लोगे। इक्वेशन मैंने बना दी है, कैलकुलेशन आप कर लेना। अगला सवाल, 2 बता दिए और कोई एक दो। 13 देख लें, 13वां सवाल। करें A and B वर्किंग टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 10 days। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। इट टेक्स A 5 days longer than B to the job when each works। अगर दोनों अलग अलग करें उसी काम को तो B की तुलना में A को 5 दिन ज्यादा लगते हैं। करें हाउ मेनी, अब आगे कह रहे हैं हाउ मेनी डेज वुड इट टेक ईच ऑफ देम वर्किंग अलोन टू डू। अगर दोनों अलग अलग काम करें तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो क्या करें? ए एंड बी जब मिलके कर रहे हैं किसी काम को, कितने दिन लग रहे हैं? 10 days। लेट
B takes X days to complete the job. Complete the job when working alone. जब अकेले काम कर रहा है, बी को मान लो x दिन लग रहा है, तो a को कितना लगेगा? देयरफॉर a will take 5 दिन ज्यादा लगे, x plus 5 days to complete the same job. उसी काम को पूरा करने में उसको 5 दिन ज्यादा लगेंगे। ये सवाल है। तो कह रहे अगर दोनों लोग अलग अलग काम करें तो दोनों को कितना समय लगेगा? दोनों लोग अलग अलग काम करें तो दोनों को कितना समय लगेगा? अगर पहले वाले में आइए, दोनों का 1 डे का वर्क, किसी पूरे जॉब को 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन का काम निकालो, 1 डे का वर्क, 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम करेंगे? टोटल काम का 1/10 ये तो होगा। बी को किसी काम करने को x दिन लग रहे हैं तो एक दिन का काम, 1 डे वर्क निकाल लोगे, एक दिन का काम, एक दिन में कितना काम कर पाएगा? वो कितना काम कर पाएगा? 1/x। सिमिलरली जब a उसी काम को x + 5 डे में काम कर रहा है तो a 1 डे वर्क ऑफ a का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/x + 5। इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल दोनों जब मिलके काम करेंगे तो एक दिन में इतना काम करेंगे। इन दोनों को ऐड कर दो, 1/x + 1/x + 5 = 1/10। सॉल्व कर लीजिए, ये इधर ले आओगे, x + 5 + x क्या हो गया? 2x + 5। ये इस साइड आ जाएगा, इंटू 10 बाहर है, x² + 5x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रही है। x², ये कितना हो गया? 20, यहाँ क्या है? 5, तो कितना आ गया? -15x -50 बराबर 0। अब चेक करिए, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? कैलकुलेशन चेक करो, x² -15x, ठीक है, सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स कैसे भी आ रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि रैशनल आ रहा है कि रेशनल आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव, नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो बचे हुए सवाल हैं वो आप लगा लोगे, हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? रूट तो मिलेगा ना। बस चेक करिए इक्वेशन सही है कि नहीं। इक्वेशन सही है ना, रूट्स कैसे भी आए रियल है कि नहीं है। जरूरी है कि पूरा एक दिन लगे? एक दिन का एक पोर्शन हो सकता है, एक फ्रैक्शन हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 15, x² -5x होल स्क्वायर -30 टाइम्स। अब ऐसे में हम लोग इसको खोलना नहीं है, खोलना नहीं है, क्या करना है? एक यूनिट मान लेना है, पुट x² -5x = u। यहां से u² -30 टाइम्स u, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हो, 36 छक्का 216, u की 2 लेज आ गई, u बराबर 36 आ गया एंड u बराबर -6 आ गया। ये u की वैल्यूज यहां रख दोगे तो यहां से x² -5x = 36, दूसरा x² -5x = -6, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्रेक हो गया। सॉल्व कर लीजिएगा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में आएंगे, आइए 16 को इधर कर लें। सिक्सटीन के पहले हम 19 बता दें, अभी हम करा के आए थे। 12x⁴ -56x³ + 89x² -56x + 12, 12 है, 12 है, -56 -56 क्या है? रेसिप्रोकल इक्वेशन विद सेम रेसिप्रोकल रूट्स ऑफ सेम साइन।
ट्रिक क्या है, पूरे में एक्स स्क्वायर का भाग दे दोगे, यहाँ 12x² बचेगा, यहाँ 12x² बचेगा, 12 कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। यहाँ एक्स स्क्वायर का भाग दिया था, यहाँ एक्स स्क्वायर का भाग दिया था, -56 x प्लस 1/x प्लस 89 इज इक्वल 0। अब खुद कर लीजिएगा, पुट x प्लस 1/x इक्वल टू u, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2। यहाँ रख दीजिएगा, u की वैल्यूज आ जाएंगी, सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16th में आएंगे, 7 प्लस 4√3 टू द पावर x² माइनस 4x प्लस 3 प्लस 7 माइनस 4√3 टू द पावर x² माइनस 4x प्लस 3। ये मिला, बहुत साल पहले आईटी में आया था, 1986 में आया था। आईटी का है, आसान क्वेश्चन है। अगर इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चेक करिए क्या आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना आ रहा है, 1। इसका लिए ये दोनों टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब पावर देखिए, ये पावर और ये पावर एक ही है या अलग अलग है, एक है। इसका मतलब कि पावर सेम है। अगर पहले टर्म को u मान लें तो दूसरा टर्म अपने आप ही क्या बन जाएगा, 1/u। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, उसी का रेसिप्रोकल। सेम पावर है, 7 प्लस 4√3 इंटू 7 माइनस 4√3 इक्वल टू 49 माइनस 48 इक्वल टू 1। प्रोडक्ट इज 1, पावर सेम है। तो अगर पहले टर्म को u मान लें तो दूसरा टर्म क्या हो गया, 1/u। सॉल्व कर लेंगे, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, u प्लस 1/u, u प्लस 1/u इज इक्वल टू 14। एक तरफ ले आओगे u स्क्वायर माइनस 14u प्लस 1 इक्वल 0, रूट्स आ जाएंगे, 14 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 196 माइनस 4 192/2, 2 का भाग दे दोगे, 7 प्लस माइनस 2 रूट के अंदर जाके क्या बन जाएगा, 4, 4 चौक 16, 4 आ गया, बचा कितना, 4 8 32। अगले स्टेप में u की वैल्यू आ जाएगी, 7 प्लस माइनस 48 कितना होता है, 16 3 48, 4√3 ये आ गया। u की दो वैल्यूज आ गई, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, 7 प्लस 4√3 लिख दोगे, दूसरा 7 माइनस 4√3, और 7 माइनस 4√3 को वापस फिर से लिख दोगे, 7 प्लस 4√3 टू द पावर -1। दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। नोट करिए। अब पहले वाले टर्म को u माना गया था, चलिए यहीं से स्टार्ट करें, 7 प्लस 4√3 टू द पावर x² माइनस 4x प्लस 3। u की वैल्यू क्या आई है, अगर ये आती है, पहला केस पावर 1 है, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो गया, u की अगर ये वाली वैल्यू आती है, 7 प्लस 4√3 टू द पावर x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3 टू द पावर -1। बेस सेम है, बेस सेम है, लेकिन ध्यान रखना है, जब हम लॉगरिथम्स में आएंगे, इंडिसेस में आएंगे तो बताएंगे ये कब कंपेयर करते हैं, प्रोवाइडेड बेस इज नॉट इक्वल टू 0, नाइदर प्लस माइनस 1। बेस ना 0 होना चाहिए, ना 1 होना चाहिए, ना -1 होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में अगर बेस 0 नहीं है, प्लस माइनस 1 नहीं, तब उनकी पावर्स क्या होंगी, इक्वल। पहले वाले से क्या आ जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू -1। 1 को इधर ले आओगे, पहले वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, x² माइनस 2 बराबर 0, श्रीधराचार्य लगा दोगे। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 4, रूट्स रियल इनइक्वल आ रहे हैं, सॉल्व करके देख लोगे, निकाल लीजिएगा। क्यों ऐसा कह रहे थे वो भी देख लो, क्योंकि वो चैप्टर जब आएगा तब तक आप भूल जाओगे। हमने क्यों लिखा कि बेस इज नाइदर 0 नॉर प्लस माइनस 1। जैसे अगर बेस 0 होता तो देखो क्या लिख दो सकते हो, 0 0 0 टू द पावर 4 बराबर 0 टू द पावर 3, तो क्या पावर इक्वल होंगी, बेस सेम है तो क्या 4 3 के बराबर हो जाएगा। 0 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पावर इक्वल हो, नहीं।
अगला केस, अगर बेस 1 हो जाए, 1 टू द पावर 4 बराबर 1 टू द पावर 6, बेस 1 है, अगर बेस सेम है तो क्या उनकी पावर्स इक्वल हो जाएंगी? नहीं। तीसरा केस क्यों लिखा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। बेस अगर -1 है, -1 टू द पावर 4 बराबर -1 टू द पावर 6, -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, -1 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, तो क्या 4 6 बराबर हो जाएंगे? तो भी बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब ये पावर्स तभी इक्वल होती है जब बेस इज नाइदर 0 नॉर +-1। 4 इज नॉट इक्वल टू 3, 4 इज नॉट इक्वल टू 6, 4 इज नॉट इक्वल टू 6। कंपेयर तभी करते हो, बाकी जब हम लोग टॉपिक में आएंगे तब फिर से ये दोबारा बताएंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, x + 2 into x + 3 into x + 8 into x + 12 इज इक्वल टू 4x²। तो चारों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। ध्यान रखना है 2, 3, 8, 12, देखना है किन दो नंबर्स के प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पे कौन से दो पेयर लिए जाएं कि प्रोडक्ट सेम आ जाए। 12 दूनी 24, 8 या 24, मतलब ये दो फैक्टर बीच वाले मल्टीप्लाई कर दो और पहले वाले लास्ट वाले को, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे, x² + 14x + 24 आ गया। मिडिल वाले को मल्टीप्लाई करोगे, x² + 11x + 24 आ गया, इज इक्वल टू 4x²। ये ट्रिक है, x² से डिवाइड कर दोगे, x² से डिवाइड करना है तो x का डिवाइड यहां करोगे, x यहां करोगे, x यहां करोगे, x + 24/x